हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है सैटरडे की सुबह का क्लिप। मैं जल्दी उठ गई थी, जबकि मैं सोचती हूँ कि सैटरडे संडे थोड़ी ज़्यादा नींद ले लूँ, लेकिन मेरी आँख खुल जाती है क्योंकि वीकडेज़ की आदत पड़ी होती है 5:30 पे उठने की। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-6:30 तक सो पाती हूँ। तो जब एक बार आँख खुल जाती है तो फिर मैं लेट ही नहीं रहती, मैं फिर उठकर अपने सारे काम करती हूँ। और इससे फ़ायदा भी होता है कि बच्चों के उठने से पहले सारे घर के काम हो जाते हैं जो मेरे करने के होते हैं, और फिर बस बच्चों को देखना होता है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया था, मेरी बालकनी में रिपेयर वर्क चल रहा है, तो मैंने सारे गमले अपने अंदर की साइड पुश करवा दिए हैं ताकि उन पर सीमेंट और पेंट ना गिरे। और ये मैंने 7:30 तक देखिए ब्रेकफास्ट अपना कर लिया था। और अब मैं करने लगी हूँ इन जार्स को रैप, क्योंकि ये मुझे रिटर्न करने हैं। ये वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने अचार के लिए मंगाए थे। मेरे हस्बैंड को मूली का अचार पानी वाला बहुत पसंद है, और वो डालने के लिए मेरे पास शीशे के कोई भी जार्स नहीं थे। हम लोग लेते नहीं हैं कि टूटेंगे, बच्चे इधर उधर अगर करेंगे तो। लेकिन अब ये दोनों बड़ी हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि अब मंगवा ही लेती हूँ कि अचार आराम से हम लोग स्टोर कर सकते हैं फिर, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्मेल आ जाती है और फिर वो जाती नहीं है। और ऐसी खाने की चीज़ प्लास्टिक कंटेनर्स में रखना सेफ़ भी नहीं है। तो मैंने ये 1-1 लीटर के 2 मंगवाए थे जार्स, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि ये बहुत महंगे हैं और इतने महंगे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर टूट जाएंगे तो बहुत अफसोस होगा। और तो मैंने एक्सप्लेन भी किया कि ऐसे लॉक के साथ ये एयर टाइट कर देता है, ये वाला लॉक ऐसे इतने ही प्राइस में मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सिंपल वाले मैं यहीं से ले आऊँगा पास में से। तो उनके कहने से मुझे भी लगने लगा कि हाँ ठीक है, चलो ओवर प्राइस तो हैं ये, कि एक जार इसमें 660 रुपीज़ का है। और वैसे ये इतने बड़े नहीं हैं, सिर्फ 1 लीटर के ही हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई प्राइस से इशू ना हो तो ये बहुत ही सही रहेंगे अचार रखने के लिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको एयर टाइट कंटेनर में रखनी हो। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और दिखने में भी ये काफ़ी अच्छे हैं, आप टेबल टॉप पे अपने रखेंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो इस बात पर मैं एक टिप भी आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक रिलेशनशिप एडवाइस, कि ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिन्हें लेकर हम लड़ते हैं अपने हस्बैंड से, या हस्बैंड वाइफ से लड़ते हैं। ये जैसे अब ये एक नॉर्मल सी बात है छोटी सी, कि मैंने ये मंगाए, मुझे इतने महंगे नहीं लग रहे थे क्वालिटी देखते हुए और इनका लॉक सिस्टम देखते हुए, लेकिन हस्बैंड को ये महंगे लगे तो मैंने उनकी बात की रिस्पेक्ट की। हाँ, अगर मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान होता और मेरा काम उसके बिना नहीं चल रहा होता, तब मैं बात करती और डिस्कस करती और इवेंचुअली वो मान भी जाते। लेकिन ये ऐसी छोटी बातों पे रिएक्शन नहीं देना, ये स्टार्टिंग में नहीं था बिल्कुल भी। मैं ऐसी नहीं थी, मैं हर बात पे झगड़ती थी कि मना कैसे किया मुझे। और शायद कहीं न कहीं हर कपल में स्टार्टिंग में यही होता है कि ऐसी छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं और समझते नहीं हैं, एक दूसरे का पॉइंट समझने की कोशिश नहीं करते। बस उन्हें ये आन पर बन जाती है, जैसे कि मुझे मना कैसे किया, या कोई चीज़ ख़रीदी है या ख़रीदने का दिल कर रहा है और पार्टनर आपका मना कर रहा है, तो आप उस पे नाराज़ हो जाएँ फ़ौरन और उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने नहीं, जानने की कोशिश ना करें। तो मैं भी ऐसी ही थी उस वक़्त। और शुरू के कुछ साल, जैसे बच्चे जब तक नहीं हुए थे, और इनफैक्ट बच्चों के बाद भी, मैं कहूँगी शादी के 3-4 साल तक, मैं ऐसे ही सोचती थी कि बस मुझे अगर मना किया है किसी बात के लिए हस्बैंड ने, तो मैं उस पर झगड़ूँ, लड़ूँ। और मैं बहुत गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड टच वुड बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हैं। उन्होंने काफ़ी समझदारी से काम लिया और मुझसे यही कहते थे कि देखो, तुम्हारे भी पैसे हैं, ये तुम जैसे चाहो फिर खर्च करो। तो एंड में यही होता था कि बस वो ये कह के फिर हट जाते थे कि चलो, तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो। लेकिन मुझे पता है कि सारे हस्बैंड्स ऐसे नहीं होते हैं। तो लड़ने के बजाय आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे साथ में। ये नहीं कह रही मैं कि हाँ, वाइफ ही समझौता करे हर बात के लिए ऐसे। लेकिन अगर हस्बैंड थोड़े से ऐसे हैं कि आपको ये कह रहे हैं कि महंगी चीज़ नहीं लो, उसके ऑल्टरनेटिव है सस्ता, और वो भी उतना ही अच्छा है, आपको कोई ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होगा, आपका काम चल जाएगा, तो कभी कभी सुन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि
हर बार आप मोर्चा लेके खड़ी हो जाएँ कि नहीं, हस्बैंड ने ऐसे कैसे बोल दिया, वो हमें दबाना चाह रहा है या हमें कंट्रोल करना चाह रहा है। और ये मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस से वही पता चला है, और मैं औरों से भी सुनती आ रही हूँ, और भी जैसे मेरी सिस्टर इन लॉज़ हैं, उन्हें भी अक्सर यही शिकायत रहती है कि हस्बैंड कहते हैं कि ये महंगी चीज़ है, ये मत लो, ये है, ज़्यादा खर्चा नहीं करो। तो मैं उन्हें भी यही समझाती हूँ कि अपने एक तो सबसे पहले अपने पैर पे खड़े होना सीखो, खुद कमाओ और अपना जैसे चाहो फिर आप स्पेंड कर सकते हो। और अगर वो नहीं हो रहा है तो एक बजट बना के रखो, आप उसमें से सेविंग्स करो और फिर जो आपका दिल चाहे वो ख़रीदो। फिर हस्बैंड पर भी लोड नहीं पड़ेगा, और आपको भी एक सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि अपने पैसे खर्च कर रही हो, अपने पैसे से ले रही हो। वैसे तो आजकल सभी वर्क करना चाहते हैं, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ जो हाउसवाइफ्स हैं, जो बिल्कुल कुछ अर्न नहीं कर रही हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कुछ भी करें, घर से बैठे कुछ भी अर्निंग्स करने की कोशिश करें, ट्यूशन पढ़ाएं या और जो भी जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है वो करें। तो ये बच्चों को खांसी हो रही थी, मैं उन्हें शहद दे रही हूँ, शहद में थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर, तो वो मैं थोड़ा-सा इन्हें चम्मच में रख कर खिला देती हूँ। इससे इमीडिएट फ़ायदा भी होता है, और मैं देखती हूँ कि अगर खांसी आ रही होती है तो उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। इनफैक्ट इन लोग की डॉक्टर ने भी मुझसे पूछा था, एक बार मैं खांसी के लिए गई थी तो उन्होंने पूछा था आप कुछ घरेलू वो दे रहे हैं? तो मैंने कहा था शहद दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ब्लैक पेपर भी उसमें डाल कर दें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे यूजुअली डॉक्टर्स ये सब रिकमेंड नहीं करते ऐसी चीज़ें, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आजकल एक्चुअली केयर करने वाले डॉक्टर्स बहुत कम ही मिलते हैं। यूजुअली बस जाओ तो वो बीमारी सुन के दवा लिख देते हैं और कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं पूछते। तो ये देखिए, मैंने इस बार ये डाबर का शहद मंगाया था, ये स्क्वीज़ी बॉटल जो आती है एक के साथ एक लगी हुई। तो ये मैं मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं बहुत बार मंगा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा ये क्रिस्टलाइज़ हुआ हुआ है। और ऑल द ईयर राउंड ही मैंने यूज़ किया है इसे, हर बार ही मैं यही बॉटल लेती थी, लेकिन कभी भी विंटर्स में ऐसा क्रिस्टलाइज़ नहीं हुआ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये विंटर्स की वजह से क्रिस्टलाइज़ हुआ है या इसकी क्वालिटी में कोई ख़राबी है। और मेरे पास एक जर्मनी का शहद पड़ा हुआ है जो कि अब ख़त्म हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डाबर वाला प्योर है इसलिए क्रिस्टलाइज़ हुआ है या इम्प्योर है कुछ इसलिए ऐसा हो गया है। और ये डिनर के वक़्त मेरा कुछ भी बनाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने ये अपनी क्विक सी रेसिपी आज़माई है, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा था, बॉडी एक हो रहा था, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। तो ये मेरा क्विक गो टू डिनर है, जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता या कुछ तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो मैं यही बना लेती हूँ। और साथ में रोटी बना रही हूँ, ये बीटरूट मिला हुआ है इस आटे में, तो ये इसकी पिंक रोटी बन रही है। तो मोस्टली मैं कभी भी प्लेन रोटी नहीं बनाती हूँ, मेरे आटे में कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है। अब मैंने फ्रेश आटा गूँधा है तो उसमें काली मसूर की दाल मिलाई हुई है जो बची हुई पड़ी थी मेरे पास दोपहर की। और अब से हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रहे हैं। और पहले मैं सोचती थी कि इसकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, सॉफ़्ट नहीं बनेगी, लेकिन आटा अगर आप अच्छे से सॉफ्ट सा गूँधें तो रोटी बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे नॉर्मल आटे की बनती है। और मैं ये टमाटर बॉईल कर रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाने के लिए। वैसे तो मेरे पास बाज़ार की सॉस भी रखी हुई है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो तो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ उसे। इसलिए मैं ये ट्रायल कर रही थी कि ऐसे बनाऊँगी घर की सॉस तो बच्चे देखते हैं पिज़्ज़ा पर खाते हैं या नहीं। ये काफ़ी मज़ेदार बन गई थी और बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि सॉस डिफ़रेंट है, और उन्होंने आराम से खाया था पिज़्ज़ा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से टोमेटोज़ की मैं ये बनाकर रख लिया करूँगी फ्रिज में। और इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर की थी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं जब कामों में बिज़ी थी तो बच्चों ने ये लिविंग रूम क्लीन किया है, तो वही मुझे दिखा रही थी कि आंखें बंद करके आइए तो आपको सरप्राइज़ मिलेगा। और इन्हीं लोगों का सामान ज़्यादातर बिखरा रहता है दोनों टेबल्स पर, तो वही सब इन लोगों ने हटाकर अपने प्ले रूम में डाल दिया और ये सब क्लीन कर दिया है। तो वंस इन अ वाइल ये लोग मुझे ऐसे सरप्राइजेस दे देती है, लेकिन जो सामान उठाकर रखती हैं वो फिर कहीं भी रखा होता है वो जाकर बस डंप कर देती हैं कहीं भी, तो तब भी मैं कहती हूँ ठीक है,
अप्रिशिएट ही करती हूँ कि बहुत अच्छा किया है काम, एटलीस्ट लिविंग रूम तो साफ़ कर दिया है। और ये लोग इस टाइम पर स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि इनको कोल्ड हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी, इसलिए मैं नहीं भेज रही थी। और आजकल बस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो रही है, बस रिविजन्स चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए आराम से 1 हफ़्ते की छुट्टी करवा दी थी इनकी, कि पहले बिल्कुल ठीक हो जाएँ ताकि एग्ज़ाम्स में परेशानी ना हो। और ये फिर इन लोगों ने फ़रमाइश की थी केक बेक करने की, तो मैंने आज सोचा कि इसे गैस पर बनाती हूँ माइक्रोवेव ओवन के बजाय। तो मेरे पास ये सॉल्ट पड़ी हुई थी, 1 केजी सॉल्ट मैं इसी के लिए रखती हूँ ये वाली कि ऐसे बेक करने के काम में लाती हूँ। तो इसे बस मैंने अच्छे से फैलाकर प्रीहीट होने रखा और इसमें स्टैंड लगा देती हूँ, फिर उसके ऊपर से केक टिन रख दूँगी। पहले मैं इसे ढककर प्रीहीट होने दूँगी और 15-20 मिनट्स को, और फिर केक डन हो गया था 30-35 मिनट्स में। और इसमें बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल एक्चुअल ओवन वाला टेस्ट आता है और फ्लफ़ी भी वैसे ही होता है। इतना अच्छा माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में नहीं बनता जितना इसमें बनता है। तो इसे ढक के अच्छे से सील करना होता है इसके ढक्कन को, ताकि ज़रा भी स्टीम पास ना हो। वैसे कुछ लोग इसे एल्युमिनियम फॉइल से भी चारों तरफ से सील कर देते हैं, मैंने वो नहीं किया है, बस आउट ऑफ लेज़ीनेस ऊपर से मैंने बस अपना ये ओखली रख दिया था। देखिए कितना अच्छा परफेक्टली राइस किया है, ऐसा मेरे माइक्रोवेव ओवन में नहीं करता। और केक की रेसिपी मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, ऐसे ही नॉर्मली बनाया था। बस फ़र्क ये है कि अब होल व्हीट आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा यूज़ हुआ है। इन केक के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। और देखिए कितने अच्छे से परफेक्टली राइस किया है, बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट केक बना था। Let's do more sprinkles. I got it. I got it. तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे केक को देखकर, इन्हीं की फरमाइश थी कि ऐसा केक बनाइए, फिर हम उसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने चॉकलेट को क्रीम के साथ मेल्ट कर दिया था माइक्रोवेव में। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कितना सॉफ्ट बना है। अब मुझे लग रहा है कि मैं हर बार इसमें ही बनाऊंगी, कि ऐसे बनाने से परफेक्टली राइस होता है, सॉफ्ट बनता है और लगता है कि हाँ बेक हुआ है प्रॉपरली। ना कन्वेक्शन ओवन में मैंने देखा है इतने अच्छे से राइस नहीं करता कभी भी। तो ये देखिए ये लोग क्रीम और चॉकलेट को मिक्स कर रही हैं, मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर दी थी। इस पर भी इन लोगों की लड़ाई चल रही थी कि मुझे मिक्स करना है, कि मुझे मिक्स करना है। और ये लोग अपने स्प्रिंकल्स निकाल कर तैयार थी कि फिर ऊपर से स्प्रिंकल्स से डेकोरेट करेंगी। फिर इतने सारे डाल दिए थे स्प्रिंकल्स की फिर वो अच्छे नहीं लग रहे थे खाने में। फिर दोनों को खुद ही समझ में आया कि अब नेक्स्ट टाइम में इतने स्प्रिंकल्स नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर ओवर हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अब खुद ही पता चल गया, वरना अगर मैं मना करती तो इन लोगों को समझ में नहीं आता, तो इन लोगों ने खुद ही अपना एक्सपीरियंस कर लिया। और ये देखिए इनका टर्न बाय टर्न चल रहा है, हर चीज़ में दोनों को करना होता है और एक करे तो दूसरा चिल्लाता है। मुझे काफ़ी समझाना पड़ता है, काफ़ी पेशेंटली काम लेना पड़ता है। और पहले मैं इरिटेट हो जाती थी काफ़ी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ये करने देना चाहिए, यही टाइम है इनका ये सब एंजॉय करने का। और थोड़ा ज़्यादा मेस हो रहा है तो क्या, मेस तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन बच्चों का ये सब सीखना, एक्सपीरियंस लेना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, थोड़ी सी लड़ाई करना, ये सब बिल्कुल जायज़ है और यही बचपन के मज़े होते हैं। बड़े होकर यही सब याद करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।